नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में। मैं सनोज कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा को समय ना गवाते हुए प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया और समता या समानता, राइट टू इक्वलिटी को मैंने बहुत ही सारगर्भिक और बहुत ही सटीक तरीकों से समाप्त करने का काम किया। और फिर दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स आया वो स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ली। उसमें जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है उसको हम विस्तार से जान रहे हैं। उसी क्रम में मैंने सिर्फ संक्षेप में कल आपको बात बताने की प्रयास किया था कि आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लोज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति पर कुछ सीमाएं भी हैं। अभिव्यक्ति आप कर सकते हो, लेकिन अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए जो देश हित में और राज्य हित में समन्वय को बनाए रखे। ऐसे नहीं कि आपकी कोई तड़क भड़क बातों से समाज में कहे तो आपत्ति होती है, समाज में उसके लेकर प्रहार होता है, तो कहीं ना कहीं वह अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको नहीं दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, आप अपने विचारों को अपने आप स्टेटमेंट के आप में जो गुण है उस गुण को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, लेकिन वैसी भाषा होना चाहिए। हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। हेट स्पीच से समाज में तनाव उत्पन्न होते हैं, समाज में अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण भारतीय गतिविधियां और भारतीय एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा। और आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो विशेष तौर पर जानेंगे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। तो आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सारी बातें हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय पॉलिटिकली एक्टिविटीज में कौन कौन सी घटनाएं होती है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से रिलेवेंट्स हैं, उन सभी बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और करते आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से संविधान के जो मूल दर्शन था, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, इन सभी पहलुओं पर बहुत ही सारगर्भिक तरीके से चर्चा करने का प्रयास किया। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। इसमें दो सीमाएं हैं। इसमें पहले यह याद रखिए कि आर्टिकल 19, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद कितना से कितना तक आता है, तो 19 से 22 यानी 19 से 22। और 22 में देखिएगा तो उसके पहले आपको जानना होगा 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। अनुच्छेद कोई नया नहीं जुटा, उसी को सब क्लॉजेज बना बनाकर चीजों को इंक्लूड किया गया। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जाती है कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जिसके कारण समाज में जो समन्वय बने हुए हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो। तो आपकी अभिव्यक्ति है कि आप अपने बातों को, आप अपने विचारों को, आप अपने इंटरप्रिटेशन को भारत के पटल पर रखिए, लेकिन आप ऐसा घृणा वाक्य नहीं बोलिए, आप ऐसा हेट स्पीच मत बोलिए जिससे समाज में तनाव आवे, समाज में जो विवादास्पद है वो उत्पन्न हो। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि राज्य किसी विशेष पेशे के लिए अर्हताएं, राज्य कौन, आर्टिकल 12 का राज्य यह कहता है कि आपको राज्य किसी विशेष पेशा से आप जुड़े हैं तो ऐसे में आपको वह अर्हताएं तय करेगा, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएगा। आप यदि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की डिग्रियां होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है लाओ एक तलवार एक चाकू, सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। तो राज्य कहता है आर्टिकल 12 का राज्य कि ऐसा नहीं है, आप जो है कि अच्छे से आप डिग्री लेंगे, उसके पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप कोई मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, जिससे कि देश हित में
क्या हो कि भली भांति अच्छाइयाँ हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अब देखते हैं कभी कभी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोविड के काल में जितना झोला छाप डॉक्टरों ने मरीजों को बचाया है, उतना बड़े बड़े डॉक्टरों ने नहीं बचाया है। मैं देहात का लड़का हूँ, मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार झोला छाप डॉक्टर आते थे, चीज़ों को देखते थे, बुखार के दवाइयाँ देते थे, हर चीज़ को ध्यान देते थे, ORLS घोल देते थे ताकि बच्चों में एनर्जी बनी रहे। तो मुझे सच्चाइयाँ पता है, देहात का मैं लड़का हूँ। तो झोला छाप भारत के आज 85% जनसंख्या को नियंत्रण करता है। कान भी दर्द होती है, फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब आ जाइए, वो बेचारे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी कहता है कि आपके अभिव्यक्ति पर कुछ सीमाएं लगाएंगे। उसके साथ साथ 2 सीमाएं मुख्य रूप से है कि राज्य कहता है कि आप यदि कोई पेशा करते हैं तो पेशा के लिए हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे कि इस दायरे में ही रहना होगा। जैसे में आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स का डिग्री लेनी होगी, जो न्यूनतम डिग्री होती है। उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि झोला छाप डॉक्टर, उसके बाद भी आपको सच्चाई से मुकरना नहीं होगा। कोविड के काल में आप जानिए कि झोला छाप डॉक्टर ही लोगों को जीवन को बचाया है। मैं मैं देहात का लड़का हूँ, मुझे पता है कि झोला छाप डॉक्टरों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था कोविड के काल में, और ये सबको पता है कि उन लोगों ने ही हम लोगों की जीवन को बचाने में संभावना काफ़ी व्यक्त किया। बड़े बड़े डॉक्टर कहाँ से देहात में आते हैं। तो ये कहा कि विशेष प्रकार की डिग्री की संभावना करनी पड़ेगी। दूसरा कहा किसी विशेष व्यापार के संदर्भ में राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन होगा। यानी आप यदि किसी व्यापारिक गतिविधियां से संबंधित है तो उस पर राज्य का क्या होगा, मोनोपोलिक होगा। राज्य का क्या होगा, एकाधिकार होगा। यानी राज्य चाहता है कि आप कोई भी विशेष व्यापार के संदर्भ में गतिविधियां करें तो वह राज्य के पक्ष में हो, राज्य के संदर्भ में हो, इसलिए राज्य का उस पर क्या होगा, मोनोपोलिक होगा। क्लियर बात, आगे देखते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 पर सीमाएं लगाता है, लेकिन ये सीमाएं युक्ति युक्त होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। युक्ति युक्त मतलब सटीक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस दोषी व्यक्ति को आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ ये दोषी है। उसके लिए आपको सारे तथ्य, सारे फैक्ट देना पड़ेगा जिसके कारण आप दोषी ठहराया जाए। अब मुझे आकर पुलिस कप्तान अरेस्ट कर ले कि आपने ऐसी बातें की है जिससे कि भारतीय समाज में अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो मेरा वकील जाएगा, कहेगा कप्तान साहब आप देखिए, मेरा भी पहलू को देखेगा और कप्तान का भी जो आरोप लगाया हुआ है उस पहलू को भी देखेगा, और फिर मेरा वकील कहेगा कि ठीक है इन्होंने ऐसी बातें बोली है, लेकिन यह बातें जो है राज्य के, समाज के गतिविधियों को अवरुद्ध पहुंचाने वाली कोई बातें नहीं है, अतः यह युक्ति युक्त नहीं है। अगर रीजनेबल नहीं है तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या बता रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में 2 सीमाएं लगाता है। अभिव्यक्ति के जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर राज्य कितने सीमाएं लगाती है, 2 सीमाएं। समझिएगा ध्यान से कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में राज्य व्यक्तियों की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर 2 सीमाएं लगाता है, जिसमें यह कहता है कि राज्य किसी विशेष पेशे के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करना चाहता है या करेगा। यह सारी बातें कहाँ लिखी गई है, संविधान में। कहाँ लिखी गई है, संविधान में। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के आधार पर राज्य सीमाएं लगाएगा। तो वही कह रहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 पर सीमाएं लगाता है, लेकिन यह सीमाएं कैसी होनी चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, युक्ति युक्त, यानी रीजनेबल होना चाहिए, ताकि सारे तथ्य और फैक्ट से आप पूरा प्रूफ देकर कहें कि फलाना व्यक्ति जो कि आरोपी है मैं इसे अरेस्ट कर रहा हूं। तो ऐसे में जो एसपी साहब आएंगे, पुलिस कप्तान, उसको हमारा वकील क्या समझाएगा कि कप्तान साहब आप बहुत इमोशनल हो गए हैं,
ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बातें बोला है ठीक है, लेकिन ये वह बातें नहीं है जिससे भारतीय समाज में कोई अवरोध उत्पन्न हो, अतः आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। पुलिस कप्तान कहेगा माफ़ कीजिए वकील साहब, हमसे गलती हो गई। तो ये सारी बिंदुएं और ये सारी जो बातें हैं आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो सीमाएं लगाती है, जिसमें पहला सीमा ये है कि राज्य मतलब आर्टिकल 12 का राज्य कहता है कि किसी विशेष पेशे के लिए यदि हम कोई पेशा करते हैं तो हमारे ऊपर राज्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करता है कि इन बिंदुओं को आप फुलफिल करते हैं तो आप पेशा कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो डॉक्टर के लिए जो डिग्रियां होती है वो डिग्रियां चाहिए। ये दूसरा फिक्स करता है क्या कि किसी विशेष व्यापार के संदर्भ में आप कोई व्यापारिक गतिविधियां करते हैं तो उस पर हमारा एकाधिकार मीन्स मोनोपोलिक होगा। आगे क्या कहता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के सीमाएं लगाता है और यह कहता है कि सीमाएं लगाते हुए यह कहता है कि आप यदि कोई बात बोले, मैं कोई बात बोला हूं तो वह बात अगर कोई भारतीय समाज और सोसाइटी में अवरोध उत्पन्न करता है तो यह हमारे लिए क्या होगा, ये आरोपी सिद्ध करने की योग्य बातें होंगी। लेकिन मुझ पर जब आरोप लगा तो वो आरोप कैसा होना चाहिए, युक्त यानी रीजनेबल होना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता तथा किस चीज की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की भरपूर ज्ञापना या ज्ञापन देता है, यानी परमिशन देता है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी कहता है कि आप जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। इसी क्रम में एक केस आया था, चूंकि बहुत सारे वह उस समय की कंडीशन था कि लोग अपने अपने बातों को लिखते थे जिसके कारण सरकार की भावनाएं आहत होती थी, वह मुकदमा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल राइट्स माना। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे यह बातें लिखी हुई नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट्स है। चूंकि हम बोल रहे हैं तो हमारा बोला हुआ बात एक स्वतंत्र वाक्य है, तो जब स्वतंत्र वाक्य है तो मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो हमारा ही विचार वो प्रिंट में छपा तो यानी कहीं ना कहीं वह भी एक क्या है, अभिव्यक्ति का ही बातें हैं जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से सोसाइटी में, समाज में, देश हित में आ रहा है और एक समाज को आईना दिखाने का एक काम कर रहा है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता की बातें की गई है। और इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो उस समय के हालातें कुछ अलग थी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी भावनाएं आहत हो जाती थी और फिर मामला जाता था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को भी एक फंडामेंटल राइट्स घोषित किया। आप जानिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलेगा कि कहीं भी फंडामेंटल राइट्स के रूप में ये जो प्रेस है वो नहीं है। लेकिन चूंकि व्यक्ति का विचार और अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है तो व्यक्ति अपने विचार को तो ही न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में लिखता है, तो कहीं ना कहीं इसी रूप में वो भी एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में मानी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। आगे भी देखेंगे कैसे होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इसको मैं पुनः रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा क्रिटिकल कंडीशन है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 19, क्या बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है। जब ये सारी बातों की स्वतंत्रता है, प्रेस का, विचार का, अभिव्यक्ति का, तो
उस समय 1950 और 1960 के अंतराल में जब बातें लोग अपना रखते थे पटल पर, देश के पटल पर, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी भावनाएं आहत होती थी, तो मामला जाता था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, यह एक पेपर भी है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को भी एक फंडामेंटल राइट्स माना। लेकिन आपको जानना होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। इसे व्यक्ति के जो विचार एवं अभिव्यक्ति है उसको हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं। तो अपनी दर्पण जो न्यूज़पेपर है उसमें अपनी विचारों को ही तो डालते हैं। तो इसी के रूप में हम क्या किए कि अपनी अभिव्यक्ति और जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, इसे जब हम न्यूज़पेपर में डालें तो इसी को हम क्या किए कि फंडामेंटल राइट्स में देखें, किसको, प्रेस को। तो आपको इतना चीज़ें याद रखनी होगी। आगे देखिए, न्यायालय मतलब कौन, कोर्ट। न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे लिखित, मौखिक और हाव भाव से। तो जो आर्टिकल है, जो कंडीशन है, वो कई रूपों में हो सकते हैं। जैसे आप अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो लिखित रूप में भी कोई अभिव्यक्ति करता है कि मैं लिख के दे दिया हूं कि मैं इस जगह पर नहीं आऊँगा। मौखिक रूप में भी कि मैं किसी को बोल दिया कि आप मेरे रूम में मत आना। हाव भाव के माध्यम से भी, इशारे के माध्यम से, गेट आउट, आप मुझसे बातें मत करना। तो ये हाव भाव हुआ। तो इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को सामने क्या करते हैं, रखते हैं। अतः प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस का होना आवश्यक है। अब लिखित हम क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े पुस्तक लिखते हैं, शोध करते हैं, थीसिस लिखते हैं। तो ये हमारा लिखित हो गया, जिसके माध्यम से समाज में भेजने का काम करते हैं, देश के पटल पर रखने का काम करते हैं। फिर मौखिक हो गया, हम स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कितने लोगों को बता सकता हूं कि कोविड है तो कोविड से हमें सुरक्षा रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो मौखिक होते हैं उसमें यदि हम रेडियो पर बात करें और मन की बात करें, चूंकि हमारे मोदी सरकार जी मन की बात बहुत करते हैं। अब रेडियो पर यदि हम बात करते हैं तो जो कस्बों में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में जो किसान जो खेती कर रहा है, जो खेत का जुताई कर रहा है, वो भी रेडियो चालू कर लिया और सुनेगा कि हाँ हाँ मोदी सर ऐसे कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिससे बचनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, हवा में ज़्यादा खुली वातावरण में नहीं रहना चाहिए, भूकंप की संभावनाएं घटती है। जर्मनी में भूकंप आई थी, नेपाल में भूकंप, तुर्की में भूकंप आया था, नेपाल में भूकंप आया था। तो ये जब बातें मोदी जी बोलेंगे तो हजारों करोड़ों लोग सुन लेंगे। और यदि मैं चाहूं कि लिखित के माध्यम से 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं तो यह मुश्किल हो जाएगा। मौखिक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि हाव भाव के माध्यम से पहुंच सकता है। अब जैसे इसमें आ जाएगा एक्टर्स, जो फिल्म का अभिनेता लोग होते हैं, वो अपने विचारों को, जैसे आप दंगल मूवी देखे होंगे और दंगल मूवी में क्या कहता है कि गोल्ड तो गोल्ड होवे हैं, छोरा लावे या छोरी। ये सब बातें हरियाणा के आसपास, पंजाब के आसपास बहुत चलती है कि गोल्ड तो गोल्ड होवे हैं, छोरा लावे या छोरी। इस तरह की भाषा का प्रयोग यदि आप यूपी बिहार में करते हैं तो लठ चल जाते हैं। लेकिन हमें चौमुखी ज्ञान होनी चाहिए चीजों को समझने और बुझने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी कौन देती है? अभिव्यक्ति की आजादी देती है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। क्या कहते हैं? अनेक रूप हो सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें
पूर्ण अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्ण अधिकार देता है, और उसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो अभिव्यक्ति है कईयों रूप में हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और हाव भाव के द्वारा भी हो सकता है। हाव भाव के द्वारा के मतलब फिल्म में और नाटक के माध्यम से, जैसे आप दंगल मूवी में देखे होंगे कि एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि कहता है कि गोल्ड कोई लावे, छोरा हो या छोरी, चाहे लड़कियां लाए या तो लड़के लाए, गोल्ड तो गोल्ड होती है, गोल्ड तो गोल्ड होती है, छोरा लावे या छोरी। अब सोचिए ये सारी बातें जो है पंजाब और हरियाणा के आसपास बहुत चलती है, छोरा छोरी, लेकिन यही बात यदि आप यूपी बिहार में करेंगे तो लठ चल जाती है। लेकिन हमें सभी पटलों की ज्ञान होनी चाहिए, और इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए नोट में मैं बात बताया हूं कि हाव भाव अभिव्यक्ति यह अधिक प्रभाव पैदा करती है। जो हाव भाव अभिव्यक्ति होती है यह अधिक प्रभाव पैदा करती है, और कहानी, गीत, संगीत, नृत्य भी होने लगता है। लेकिन क्या आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति लेखक है तो क्या वो लिखते लिखते नाच सकता है? बिल्कुल नहीं नाच सकता है। मौखिक रूप से मान लिया जाए कि रवीश कुमार, दिलीप मंडल डिबेट कर रहे हैं, तो क्या डिबेट के दौरान नाच गान कर पाएंगे? हाव भाव दिखा पाएंगे? नहीं। लेकिन जो हाव भाव वाली जो अभिव्यक्ति है इसमें अधिक प्रभाव ये पैदा करती है, जैसे कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और नृत्य के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम बोलते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तो ये जो भावनाएं हैं आप डिबेट के माध्यम से, बातों के माध्यम से यदि लोगों तक पहुंचाते हैं तो इतना प्रभाव पैदा नहीं करेगी जितना कि गाना के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, आदि के माध्यम से होता हो। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए जो ये प्रभाव पैदा करती है वो अच्छा प्रभाव भी पैदा करती है और बुरा प्रभाव भी पैदा करती है। अच्छा प्रभाव पैदा ये करती है कि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो भारत सरकार के योजनाओं को, उसके नीतियां को समझने और बुझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बुरा प्रभाव क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे प्रेस होते हैं जो ऐसा विज्ञापन करते हैं जिसके कारण देश को बहुत क्षति पहुंचानी पड़ती है। अगर आपको जाननी है कि प्रेस की अच्छाई क्या है, तो प्रेस की अच्छाई में आप इतना जानिए कि प्रेस के माध्यम से ही जनता भारत सरकार की जो योजनाएं, नीतियां और नियमों को जान पाती है, लोगों तक पहुंच पाती है। लेकिन इसका बुराइयां जानिएगा तो आपको हैरान होगी कि जब 2008 में बंबई आतंकी हमला हुआ था, तो बंबई आतंकी हमला के ताज होटल में जितना भी आतंकवादी घुसे हुए थे, और ये सैटेलाइट के माध्यम से घटनाओं का अंजाम दिया गया था, और ये सैटेलाइट पाकिस्तान से कनेक्टेड था। कहां से कनेक्टेड था? पाकिस्तान से। और कंट्रोल में बैठे हुए एक व्यक्ति जो था कंट्रोल कर रहा था, और मीडिया लोग जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसके लाइव रिपोर्टिंग के माध्यम से वो सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज पता चल जा रहा था आतंकवादियों को, जिसके कारण आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार गिराने में सफल रहे। लेकिन विदेश, इंग्लैंड का खुफिया एजेंसी बताया भारत के खुफिया एजेंसी को कि ऐसे तो आपके सिपाही लोग ही मारे जाएंगे, आतंकवादी को आप पकड़ने में नाकाम हो जाएंगे, आप पहले लाइव रिपोर्टिंग को बंद कराइए। तो ऐसे कभी कभी काम करती है हमारी मीडिया, तो क्या कहा जाए। तो ये बुराइयां हैं कि नहीं, और अच्छाइयां भी है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए हाव भाव में फिल्म, नाटक आदि के लिए नियम सख्त पाए जाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि नाटक, फिल्म, गाने आदि के लिए बहुत सख्त नियम होते हैं, और इसके लिए क्या होते हैं? सेंसर बोर्ड। मैं बोल दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सेंसर बोर्ड होती है, और सेंसर बोर्ड के सहमति से ही फिल्म, गाने आदि मार्केट में क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं और आते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको याद भी होगी। अब आगे देखते हैं, एक बहुत बड़ी मुद्दा है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट मौलिक अधिकार के रूप में, क्या हम इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में मान सकते हैं? क्या यह एक मौलिक अधिकार है? इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद केस 2020, अब 2020 बिस्किट खाए होंगे, याद रखिएगा कि गुलाम नबी आजाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मौलिक अधिकार यानी इंटरनेट फंडामेंटल राइट के रूप में है या नहीं, उसके लेकर विवादें चली।
तो जबकि फंडामेंटल राइट्स के दायरे में क्यों लाना जाना चाहिए, इसके लिए भी कुछ शर्तें होती है। तो इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, गुलाम नबी आजाद केस 2020। आप 2020 बिस्किट खाए होंगे तो याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है। केस चला 2020 में और यह कहा गया कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है। कुछ समय तक देखिएगा, जम्मू कश्मीर में जब संभावनाएं ठीक नहीं थी, जब व्यवस्था ठीक नहीं था, तो वहां के इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, 370 धारा हट रहा था जम्मू कश्मीर से, और इंटरनेट को बंद करने का रीजन था ताकि वहां के जो घुसपैठ हैं, वहां के जो आतंकी लोग हैं, उसको बाहरी गतिविधियों को पता न चले, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन उसी के तहत देखिएगा कि आगे चलकर इंटरनेट को खोला गया और 2 GB पहले दिया गया। अब सोचिए 2 GB में अगर आप यदि कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो अपलोड नहीं होती है, तो धीरे धीरे सरकार उस पर क्या हुआ कि अपना रिस्ट्रिक्शन को हटाना शुरू किया। पहले 2G 3G तब 4G इस तरह से दिया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक क्या हुआ था कि इंटरनेट की व्यवस्था बंद थी। आपको समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। ठीक, मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है या नहीं, इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आजाद केस 2020 आप बिस्किट खाए हैं। गुलाम नबी आजाद कौन था? तो चीफ मिनिस्टर था, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में चूंकि 370 धारा हटाए जा रहे थे, तो उस धारा को हटाने के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय तक इंटरनेट को प्रति रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया था ताकि जम्मू कश्मीर में जो बैठे आतंकी लोग हैं और घुसपैठ हैं, उसको कोई बाहरी गतिविधियां और बाहरी एक्टिविटीज को पता ना चले, जिसके कारण भली भांति से 370 धारा को हटाने में सरकार सफल रही। तो बहुत लंबे समय तक देखिएगा कि सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा। हालांकि कुछ समय बाद देखिएगा तो 2G पहले दिया, फिर 3G 4G इस तरह से दिया। तो आप याद रखिएगा कि बंद क्यों हुआ था? सुरक्षा के दृष्टि से, अन्यथा यह एक फंडामेंटल राइट्स के दायरे में लिया जा सकता है। आगे देखिएगा कि क्यों इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। तो समझिएगा कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट जरूरी है। अब इंटरनेट जरूरी है, अगर मान लिया जाए मुझे आज स्पीच देने के लिए कोई कह दे कि आपको भगत सिंह पर स्पीच देनी है, और कल मैं दूंगा क्योंकि 22 तारीख है कल, और बहुत ही सारगर्भिक तरीके 23 तारीख है, बहुत ही सारगर्भिक और बहुत ही सटीक तरीकों से मैं आपको भगत सिंह के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ इतना याद रख लेना कि उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये भगत सिंह का आईना नहीं है। भगत सिंह को जानने के लिए आपको एक फिलोसोफर के तौर पर सोचना होगा। उसके मूल्य सिद्धांत, उसके मूल्य थ्योरी, उनकी मूल्य अवधारणाएं क्या थी, इन सभी बिंदुओं को यदि आप जानते हैं तभी आप भगत सिंह के जीवन के बारे में सही विजुलाइज कर पाते हैं। इनकलाब बोलने से, भगत सिंह को जन्म और मृत्यु को डेट याद कर लेने से भगत सिंह की भावनाएं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। भगत सिंह की मूल अवधारणा आपको मैं कल बताऊंगा। तो इस चीज को याद रखिए कि अपने बातों को प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए इंटरनेट का बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपको जानना होगा। अब क्यों है इसके बारे में ही मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट मौलिक अधिकार क्यों है। अब जब मौलिक अधिकार में, जब इंटरनेट को हम मौलिक अधिकार कहेंगे, तो इंटरनेट जब मौलिक अधिकार है तो जम्मू कश्मीर में क्यों बंद कर दिया गया था? तो वो सुरक्षा के दृष्टि से बंद किया गया था। उसी के लेकर गुलाम नबी आजाद केस चला सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिफाई करते हुए कहा कि 370 धारा हट रही है, जिसके कारण मैं कुछ समय तक इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, जिसके कारण बाहरी आतंकी को जम्मू कश्मीर में बैठे घुसपैठ और आतंकियों का जो संबंध है वो टूटे, जिसके कारण सरकार सही तरीके से कोई दंगे ना हो, कोई फसाद ना हो और अपने कार्यों को निर्वहन कर सके। लेकिन यहाँ देखिएगा तो कहता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट जरूरी है। अब मुझे कोई व्यक्ति कह दे कि भगत सिंह पर कल आपको कुछ बोलना है, और कल तो मैं बोलूंगा क्योंकि 23 मार्च है।
अब मेरे पास मैटर नहीं है तो मैं इंटरनेट पर टैप करूंगा, ये भगत सिंह क्या थे नहीं थे, बहुत सारे बातें आ जाएगा, की पॉइंट लेकर मैं बोल दूंगा। तो इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, इन कॉन्सेप्ट में, इन संदर्भ में ये सभी बातें सही है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी के तहत व्यवसायिक की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है, इंटरनेट क्या है, जरूरी है। आगे देखिएगा, इंटरनेट का आवश्यकता सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे देखते हैं कि बहुत सारे सेवाएं ऐसी है जहां पे इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। आगे, इंटरनेट सूचना प्राप्त का एक प्रमुख साधन है। सूचना प्राप्त मतलब वही मैं बता रहा हूं कि यदि आपको कोई स्पीच देने कह दे, आपको कुछ पता नहीं है, तो वहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रेस का इंपॉर्टेंस, प्रेस का क्या महत्व है, प्रेस का इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपरागत रूप से 3 प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती है। एक विधायिका जिसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका को क्या बोलते हैं, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। विधायिका को लेजिस्लेचर बोलते हैं और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटर बोलते हैं और न्यायपालिका को जुडिशियरी बोलते हैं। तो प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रेस नहीं होगा तो यह जो है जुडिशियरी और क्या है कि एग्जीक्यूटर और ये लेजिस्लेचर है, इन तीनों में गुटबंदी हो सकती है। अतः इन तीनों के गतिविधियों को प्रेस देखता रहता है और उनके गतिविधियों को देश के पटल पर लाने का प्रयास करता है। तो यह प्रेस की क्या है, अच्छाइयाँ है। तो आप इसी को मैं बता रहा हूं कि प्रेस का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। तो प्रेस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक परंपरागत में एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो कि लेजिस्लेचर पर और एग्जीक्यूटर पर और किस पर, तो याद रखिएगा कि लेजिस्लेचर पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर बहुत ही अपना प्रभाव बना के रखता है। इसलिए हम इसे भारत का चौथ स्तंभ कहते हैं। प्रेस को क्या कहते हैं, भारत का चौथ स्तंभ कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 पिलर कौन है, तो मीडिया है, प्रेस है। तो वही मैं बता रहा हूं कि प्रेस का इंपॉर्टेंस और महत्व समझिए। प्रेस का इंपॉर्टेंस और महत्व क्या है, तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपरागत में प्रेस का होना बहुत जरूरी है। यह प्रेस एग्जीक्यूटर, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को कार्यों को बहुत ही सार्वभौमिक तरीकों से देश के पटल पर समाज के बीच आईना बनाने का काम करता है, जिसके कारण हम सरकार की नीतियां, नियमों और सभी गतिविधियों को जान पाते हैं। अन्यथा कौन आपको बताएगा कि मोदी सरकार आज नोट बंद कर रही है, फिर अलग नोट ला रही है। हम तभी जान पाते हैं ना जब हमारे आईना के रूप में मीडिया काम कर रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। आगे देखिएगा कि अनेक कारणों से लोकतंत्र में प्रेस का महत्व है। प्रेस गवर्नमेंट के जनता के प्रति उत्तरदायी एवं तानाशाही बनने से रोकता है। आगे, प्रेस के द्वारा गवर्नमेंट की योजनाएं, कार्यक्रम, सफलताएं आदि जनता तक पहुंच पाती है। अब सरकार कितना ऊंचाइयां को प्राप्त कर रही है, भारत के जीडीपी कहां जा रहा है, भारत के इसरो में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, या तो भारत के जो एग्रीकल्चर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखने को आई है, या भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनमें क्या बदलाव आया है। इन सभी गतिविधियों को कौन पहुंचाता है हमारे तक, तो मीडिया ही पहुंचाती है। ठीक, आगे देखिएगा, भारत जैसे देश में प्रेस सोशल रिफॉर्म का भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलन में भी प्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था उस समय भी प्रेस का एक बहुत अच्छा रोल था। आगे, भारत जैसे बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोध को समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। अब भारत देखिए बहुलवादी समाज है और इस समाज में क्या है कि अनेक प्रकार की समाज है जिसकी अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, उन सबों के बीच समन्वय बनाने का काम कौन करता है, मीडिया करती है। आगे देखिएगा, समन्वय बनाने का कौन काम करेगी, तो मीडिया करेगी, जिसके कारण क्या होता है कि जिससे राष्ट्रीय इंटीग्रेशन यानी नेशनल में इंटीग्रेशन की भावना आती है। लेकिन प्रेस की कुछ सीमाएं हैं, प्रेस की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं में पहला क्या है
कि यह भारतीय संविधान असीमित स्वतंत्रता इसको नहीं देता है, यानी भारतीय संविधान में प्रेस की असीमित स्वतंत्रता नहीं है। आगे देखिएगा, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई प्रावधान नहीं है, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। आगे देखिएगा, भारत का संविधान 8 सीमाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाती है और वह सभी 8 सीमाएं प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लगती है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन घृणा वाक्य हेट स्पीच अगर बोलता है जिससे कि समाज में नफरत पैदा होती है, अशांति का माहौल पैदा होती है, तो ऐसे में आप दोषी पाए जाएंगे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। इसी क्रम में देखिएगा, यथा संविधान में प्रेस की असीमित स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः संविधान में प्रेस की असीमित स्वतंत्रता की अधिकार को क्या किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो प्रेस के बारे में आप इतना चीज को जानिए, बहुत आपके लिए एलिजिबल होगा। इसको मैं पुनः आपको बता देता हूं एक बार आखिरी बातें को, कि मैं ये बता रहा हूं आपको कि प्रेस का क्या बता रहा हूं कि प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या महत्व है। तो समझिए, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेस का होना बहुत आवश्यक है। प्रेस ही है जो लेजिस्लेचर और जुडिशियरी और एग्जीक्यूटर यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के गतिविधियों पर देख रेख और नियंत्रण रखता है और उसके सभी नीति और नियमों और सफलताओं को हम तक, समाज तक पहुंचाता है। इसी कारण से अनेक कारणों से लोकतंत्र में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे प्रेस गवर्नमेंट को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है और तानाशाह होने से रोकती है। उसके साथ साथ प्रेस के द्वारा गवर्नमेंट की योजनाएं, कार्यक्रमों और सफलताओं को हम तक पहुंचाता है कि भारत सरकार इसरो में कितना इम्प्रूवमेंट किया, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट किया, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे प्रोग्रेसिव कदम उठाया। इन सभी गतिविधियों को कौन हम तक लाता है, प्रेस। तो प्रेस की अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।